Coming to the sixth part of this chapter, now let's study about the reactivity towards water. अब हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी किसकी, रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स की। ठीक है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वाटर इनके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं डालता है। ये बिना कोई भी इनके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता है वाटर का। ठीक है, सिलिका, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। टिन जो है, एसएन जो है, वो स्टीम को डिकम्पोज कर देता है इनटू दी या फिर टू फॉर्म डाइऑक्साइड एंड डाई हाइड्रोजन गैस। एसएन प्लस 2H2O हीट करने पर क्या होगा, SnO2 प्लस 2H2। लेड अनअफेक्टेड हो रहता है वाटर से। ठीक है, लेड की भी यही बात है जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम के साथ है, ये भी वाटर से अफेक्ट नहीं होता है। प्रोबेबली अगर लेड की बात करें तो इसके ऊपर क्या होता है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म की लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म बन जाती है उसके ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से ये लेड क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है टुवर्ड्स वाटर या फिर अनअफेक्टेड बाय वाटर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, थर्ड रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो ये एलिमेंट ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स MX2 और MX4 की टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पर एक्स क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। कार्बन को छोड़कर, एक्सेप्ट कार्बन को छोड़कर सारे अदर एलिमेंट हैलोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर सकते हैं अंडर सूटेबल कंडीशन टू मेक हैलाइड। ठीक है, हैलाइड को बनाने के लिए। एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर मेंबर रिएक्ट्स डायरेक्टली विद हैलोजन अंडर सूटेबल कंडीशन टू मेक हैलाइड। ज़्यादातर MX4 कैसे होता है, कोवलेंट होता है नेचर में। सेंट्रल मेटल एटम इन हैलाइड्स का sp3 सेंट्रल मेटल एटम इन हैलाइड्स के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है सेंट्रल मेटल एटम का, और मॉलिक्यूल कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है शेप में। एग्जेप्शन की बात करें तो इसके अंदर एग्जेप्शन आता है SnF4 PbF4 जो कि आयनिक होता है नेचर में। एग्जेप्शन की बात करें तो क्या क्या है, SnF4 एंड PbF4 विच आर आयनिक इन नेचर। PbI4 की बात करें तो PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि PbI के बॉन्ड जो इनिशियली बना है रिएक्शन के दौरान वो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करता है जिससे 6s2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाए और एक्साइट हो जाए टू वन ऑफ देम टू हायर ऑर्बिटल और 6 टू हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अराउंड लेड एटम। ठीक है, 6s2 का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता है जिसकी वजह से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेड एटम के अराउंड नहीं बन सकते। ठीक है, excite one of them to higher orbital to have 4 unpaired electron around lead atom। और इसी वजह से जो PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि PbI जो बॉन्ड बना है उससे ज़्यादा रिलीज जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी ज़्यादा इनफ नहीं होती कि वो 6s2 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करा सके। हैवियर मेंबर की बात करें जैसे जर्मेनियम टू लेड, तो ये आसानी से MX2 टाइप के हैलाइड बना लेते हैं। जर्मेनियम टू लेड, स्टेबिलिटी डाई हैलाइड की इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पर। अगर कंसिडर करें थर्मल और केमिकल स्टेबिलिटी को, GeX4 क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है देन GeX2। GeX4 इज़ मोर स्टेबल देन GeX2। वहीं PbX2 की बात करें तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन PbX4। GeX4 मतलब जर्मेनियम जो होगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगा देन GeX2। वहीं PB की बात करें तो लेड जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है देन PbX4 +4 में। तो जर्मेनियम +4 में और लेड की बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कार्बन टेट्राक्लोराइड को छोड़कर जितने भी सारे टेट्राक्लोराइड है वो आसानी से हाइड्रोलिसिस हो जाती है उनकी, क्योंकि क्या होता है, सेंट्रल एटम एकोमोडेट कर सकता है ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर को। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट जो ऑक्सीजन एटम है उसके लोन पेयर को वो अकोमोडेट कर सकता है अपने d ऑर्बिटल के अंदर। हाइड्रोलिसिस को SiCl4 के एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है। ये क्या करता है, सबसे पहले जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम है जो इसका लोन पेयर प्रेजेंट है इधर, ये सिलिकॉन क्या करता है अपने d ऑर्बिटल के अंदर इसको एक्सेप्ट कर लेता है, और फाइनली जिससे क्या होता है, Cl रिप्लेस होता जाता है और OH आता जाता है। तो Si फाइनली क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल HCl के बाहर निकल जाते हैं और बनता है क्या, एसिलिसिक एसिड SiOH का होल 4। प्रॉब्लम 11.6 में ये कहा गया है कि SiF6 2 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है लेकिन SiCl6 2 नेगेटिव नहीं एग्जिस्ट करता है। पॉसिबल रीज़न बताएं, तो मेन रीज़न यही है कि जो क्लोराइड का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। 6 लार्ज क्लोराइड आयन अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं Si+4 ऑक्सीडेशन के अराउंड ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इट साइज। ठीक है,
चार्ज क्लोराइड बड़े बड़े साइज अकोमोडेट नहीं कर पाते अराउंड Si+4। सिलिकॉन+4 का साइज़ क्या होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि एक्चुअल में सिलिकॉन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 है, दैट मेक्स देयर रेडियस स्मॉलर एंड स्मॉलर। इंट्रैक्शन जो है लोन पेयर ऑफ क्लोराइड आयन और सिलिकॉन+4 का, वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है, इंट्रैक्शन लोन पेयर ऑफ क्लोराइड आयन एंड सिलिकॉन+4 इज़ नॉट वेरी स्ट्रांग। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स की और एनोमलस बिहेवियर की कार्बन की। तो सब सारे ग्रुप के फर्स्ट मेंबर की तरह कार्बन क्या करता है, एनोमलस बिहेवियर शो करता है, काफ़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप। क्यों होता है, स्मॉल साइज की वजह से होता है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी और डी ऑर्बिटल की अनअवेलेबिलिटी की वजह से। कार्बन के अंदर क्या है, सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, और इसी वजह से ये अकोमोडेट कर सकता है 4 पेयर इलेक्ट्रॉन के अराउंड। इसकी वजह से ये क्या करता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी अप टू 4 ही इसकी लिमिट होती है, मतलब कार्बन अपनी कोवेलेंसी को एक्सीड नहीं कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें अदर मेंबर्स की, तो वो एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी कोवेलेंस को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, उनके पास डी ऑर्बिटल है अदर एलिमेंट्स के पास, तो उसकी वजह से वो अपनी कोवेलेंसी एक्सीड कर सकते हैं देन 4। कार्बन के अंदर यूनिक एबिलिटी होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की अपने साथ से, जैसे कार्बन ने कार्बन के साथ रिएक्शन करा के बना लिया, मल्टीपल बॉन्ड बना लिया, और साथ में दूसरे एटम के साथ भी ये इस तरीके से पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, जिनकी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है और स्मॉल साइज होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरीके से। हैवियर एलिमेंट की बात करें तो वो पी पाई बॉन्ड्स नहीं बनाते, क्योंकि इनका एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और डिफ्यूज़ होता है, जो टू हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है, हैवियर एलिमेंट क्या नहीं बनाते, पी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करते, क्योंकि इनका एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, डिफ्यूज़ होता है, इतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, हैवियर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग ड्यू टू देयर एटॉमिक, बिकॉज देयर ऑर्बिटल आर टू लार्ज एंड डिफ्यूज टू हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। कार्बन एटम की बात करें तो उनके अंदर टेंडेंसी होती है अपने आप से जुड़ने की थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, जिससे चेन और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन क्यों होती है, क्योंकि जो दिस इज बिकॉज कार्बन बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है, और इसी वजह से जो टेंडेंसी है कैटेनेशन शो करने की वो डिक्रीज हो जाती है। इसको क्लियरली देखा जा सकता है बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू की मदद से। जो ऑर्डर है कैटेनेशन का वो क्या होता है, कार्बन का बहुत ज़्यादा होता है कैटेनेशन, कार्बन बहुत ज़्यादा दिखा सकता है, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम और एसएन लगभग सेम ही है। लेड डज नॉट शो कैटेनेशन, और लेड जो है वो कैटेनेशन को शो नहीं करता है। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से कार्बन एलोट्रॉपिक फॉर्म को शो कर सकता है। कार्बन इज एबल टू शो एलोट्रॉपिक फॉर्म। कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करें तो कार्बन काफ़ी सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म एग्जिबिट करता है, दोनों ही क्रिस्टलाइन एज वेल एज एमॉर्फस। डायमंड और ग्रेफाइट टू वेल नोन क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कार्बन की। 1985 में थर्ड फॉर्म कार्बन की जानी गई थी, जिसको कहते हैं फ्लोरेंस। इसको डिस्कवर किया गया था HW करूटो ने EF कर्ल। इसकी डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1996 में। बात करते हैं डायमंड की, तो डायमंड क्रिस्टलाइन लैटिस होती है। डायमंड के अंदर हर एक कार्बन एटम का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ये 4 अदर कार्बन एटम से लिंक हुआ रहता है बाय यूजिंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फैशन। कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है। स्ट्रक्चर एक्सटेंड होता है स्पेस में, और एक रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क कार्बन एटम का बनता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द लैटिस। कैसे, डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लैटिस ऑफ द डायमंड। डायरेक्शनल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इतनी एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग को ब्रेक करना, और इसी वजह से डायमंड कैसा होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है अर्थ पर। इसका इस्तेमाल एज अ एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स, इसका इस्तेमाल एज एन एब्रेसिव भी किया जाता है फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स, इन मेकिंग डाइज एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। ठीक है, एज एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल, किसी को कोई भी टूल है उसको शार्प करना है तो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इन मेकिंग डाइज एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट में भी
भी इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब के टंक्शन बनाने में, टंक्शन फिलामेंट को बनाने में। बात करते हैं डायमंड कोवलेंट होता है, लेकिन तब भी इसका इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ऐसा क्यों है? तो डायमंड का क्या होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है जिसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, वो भी स्ट्रॉन्ग, और जिनको डिफिकल्ट है ब्रेक करना, एंड इन टर्न उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड एक दूसरे से वंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू हेल्ड हुई रहती है, और डिस्टेंस जो है दो लेयर के बीच की वो कितनी होती है, 340 पिकोमीटर। हर एक लेयर के अंदर प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स होती है कार्बन एटम्स की। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो विद इन द लेयर कितनी होती है, 141.5 पिकोमीटर। हर एक कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हेक्सागोनल रिंग होती है। डायमंड के अंदर क्या था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे थे, टेट्राहेड्रल फैशन में थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और हेक्सागोनल रिंग्स है। मेक्स 3 सिग्मा बॉन्ड विथ 3 नेबरिंग कार्बन एटम, और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। वहाँ पर sp3 तो सारे के सारे कोवेलेंट थे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अब क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं पूरी होल शीट पर, इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, और इसी वजह से क्या होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है अलॉन्ग दी शीट। ग्रेफाइट क्लीव आसानी से हो जाता है, मतलब ग्रेफाइट आसानी से काटा जा सकता है बिटवीन लेयर, और इसी वजह से ये सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। इसी रीज़न की वजह से ग्रेफाइट इज़ यूज एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट को एज अ ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पर भी मशीन में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो हाई टेम्परेचर पर रन कर रही हैं उन मशीन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ऑयल को एज अ लुब्रिकेंट यूज़ नहीं किया जा सकता। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।